बीजेपी की तीसरी लिस्ट में भी वसुंधरा राजे का दबदबा, जाने कितने करीबी नेताओं को मिला टिकट। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने गुरुवार को अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की। तीसरी लिस्ट में पार्टी ने 58 सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें 58 नाम को जगह मिली है। अभी 18 सीटों पर नाम आने बाकी हैं। ऐसे में इस लिस्ट को देखने के बाद यह चर्चा तेज हो गई है कि किस गुट को वरीयता मिली है। जहां दूसरी लिस्ट में भी वसुंधरा राजे के लोगों का नाम ज़्यादा देखा गया था, अब तीसरी लिस्ट में 58 में से 15 सीटों पर पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के समर्थकों के नाम देखे जा रहे हैं। वसुंधरा राजे 4 नवंबर को अपना नामांकन झालरापाटन से करेंगी। उसके पहले आने वाली लिस्ट में वसुंधरा के समर्थकों के नाम से कई राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। अलग अलग लिस्टों में अलग अलग नामों को देखा गया है। इस लिस्ट के बाद कोई भी बगावत की सूचना नहीं है। इसे बीजेपी एक बड़ी रणनीति का हिस्सा मान रही है। वहीं इस लिस्ट में सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है कि टोंक सीट से यूनुस खान का नाम गायब है, जिन्हें वसुंधरा राजे का सबसे बड़ा करीबी माना जा रहा है। उनकी जगह अजीत सिंह मेहता को टिकट दिया गया है। इस बदलाव को भी एक बड़े घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। चर्चा है क्या पूर्व मंत्री यूनुस खान इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तमाम सवालों का जवाब अभी आना बाकी है, मगर इस एक बड़े झटके के रूप में देखा जा रहा है। गुरवीर बराड़ को सादुल शहर से टिकट मिला है। अंता से कंवर लाल मीणा, खाजूवाला से विश्वनाथ मेघवाल, कोलायत से पूनम कंवर भाटी, बहरोड़ से जसवंत यादव, गंगापुर से मान सिंह गुर्जर, टोंक से अजीत सिंह मेहता, डेगाना से अजय सिंह किलक, लोहावट से गजेंद्र खींसवर, भोपालगढ़ से कमसा मेघवाल, जोधपुर से अतुल भंसाली, जैसलमेर से छोटू सिंह भाटी, भीनमाल से पूरा राम चौधरी, केशव राय पाटन से चंद्रकांता मेघवाल। और दूसरी खबर पर नज़र डालने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ईडी के सामने नहीं पेश हुए सीएम, केजरीवाल ने कहा जेल जाने से नहीं डरता, एजेंसी जारी कर सकती है नया समन। दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ईडी के ऑफिस नहीं पहुंचे तो बीजेपी ने हमला किया। वहीं केजरीवाल ने पलटवार करते हुए कहा कि लोग उनके साथ हैं। दिल्ली नीति मामले में ईडी के समन पर गुरुवार 2 नवंबर को मुख्यमंत्री केजरीवाल पेश नहीं हुए। उन्होंने पत्र लिखकर ईडी के समन पर कई सवाल उठाए। इसके बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल मध्य प्रदेश के सिंगरौली पहुंचे। यहां उन्होंने रोड शो में केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया। दिल्ली आबकारी नीति केस को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ईडी को लिखकर उन्हें भेजे गए समन को वापस लेने की मांग की। केजरीवाल ने कहा समन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि मुझे एक व्यक्ति के तौर पर बुलाया गया है या दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक पद पर बैठे व्यक्ति के तौर पर अथवा आप राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर। केजरीवाल ने लेटर में बीजेपी पर भी जमकर हमला किया। उन्होंने 30/10/2023 की दोपहर जैसे ही समन भेजा गया, बीजेपी नेताओं ने बयान देना शुरू कर दिया कि जल्द मुझे तलब किया जाएगा और गिरफ्तार किया जाएगा। उसी दिन शाम तक मुझे आपका समन प्राप्त हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि इसलिए प्रतीत होता है कि मेरी छवि और प्रतिष्ठा धूमिल करने के लिए उक्त समन की जानकारी कुछ बीजेपी नेताओं को लीक की गई है और इसे केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी के इशारे पर जारी किया गया है। अरविंद केजरीवाल ने मध्य प्रदेश में निशाना साधते हुए कहा कि गिरफ्तारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने कहा पूरे देश में इनकी केंद्र सरकार है, मध्य प्रदेश में इनकी बीजेपी की 15 साल से सरकार है। हर रोज धमकी दे रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे। केजरीवाल के शरीर को तो गिरफ्तार कर लोगे, पर सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? देश में मौजूद हजारों केजरीवाल को कैसे गिरफ्तार करेंगे? उन्होंने आगे कहा हम अन्ना हजारे आंदोलन से निकले हैं। रामलीला मैदान की स्टेज पर मैं सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया बैठते थे। हमें गिरफ्तार कर लोगे, लेकिन जो करोड़ों लोगों की भीड़ रामलीला मैदान में आती थी उन्हें कैसे गिरफ्तार करोगे? केजरीवाल जेल जाने से नहीं डरता। केजरीवाल ने कहा कि मुझे नहीं पता कि चुनाव के परिणाम के दिन मैं जेल में रहूंगा या फिर बाहर, लेकिन आवाज़ आनी चाहिए
कि सिंगरौली के लोग बोले कि केजरीवाल आए थे और हमने उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाई। इनसे केंद्र सरकार सवाल है कि आखिर पिछले 9 साल में कितने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए हैं। ईडी के समन पर केजरीवाल के नहीं आने को लेकर बीजेपी ने निशाना साधा। प्रवक्ता संबित पात्रा ने पार्टी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा, ईडी समन किसी को भी नहीं भेजती, एजेंसी समन तथ्यों के आधार पर भेजती है। ऐसे में केजरीवाल को तथ्यों के आधार पर ही समन भेजा गया है। इस पर आपने पलटवार किया। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के एक समाचार एजेंसी से साक्षात्कार में यह कैसे कहा गया कि केजरीवाल की गिरफ्तार किया जाएगा। इसका मतलब है कि यह एक राजनीतिक साजिश है। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल को प्रचार के लिए जाना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव अभिषेक दत्त ने न्यूज एजेंसी से बात करते हुए कहा, मैं अरविंद केजरीवाल और बीजेपी की तरफ से नहीं बोल सकता। कांग्रेस वर्कर के तौर पर कह रहा हूं कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी को कोरोना काल में समन भेजा गया। उन्होंने राहुल गांधी जांच एजेंसी के ऑफिस में पूरा दिन गुजारा। मुझे मीडिया के लोगों ने बताया कि एजेंसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या सवाल करें। आप सही हैं तो जांच में सहयोग करें। विपक्षी नेता आए दिन केंद्र सरकार पर ईडी के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा है कि इनकी केंद्र सरकार की अगले साल के चुनाव से पहले सभी विपक्षी नेताओं की गिरफ्तार करने की योजना है। न्यूज एजेंसी ने ईडी से जुड़े सूत्रों का हवाला देते हुए बताया कि केजरीवाल को नई तारीख दी जा सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अभियोजन पक्ष की ओर से दिए गए आश्वासन का संज्ञान लिया है कि मामले की सुनवाई अगले 6 से 8 महीनों के भीतर समाप्त हो जाएगी। ईडी ने केजरीवाल को दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूछताछ के लिए बुलाया था। एजेंसी धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत उनका बयान दर्ज करने वाली थी। इस मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह न्यायिक हिरासत में हैं। दूसरी खबर की ओर रुख करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिरादित्य सिंधिया का दिग्विजय सिंह पर तंज, बोले मुझे लगता है उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है। रायसेन में एक सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि इस बार बीजेपी भारी बहुमत से जीत सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले सांची विधानसभा सीट में एक सभा में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया दिल्ली में प्रवर्तन निदेशालय ईडी के कार्रवाई के सवाल पर बचते नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश का बच्चा हूं, यहां की बात करने आया हूं। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में भी ईडी की कार्रवाई की आशंका जताई थी। दिग्विजय सिंह के इस आरोप पर तंज करते हुए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि उन्होंने कभी ईवीएम पर शंका होती है तो कभी ईडी पर शंका होती है। मुझे लगता है उन्हें खुद पर भी शंका होगी। गुरुवार 2 नवंबर को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी की एक सभा को संबोधित करने पहुंचे। सांची विधानसभा के गौरतगंज कस्बे में पहुंचे थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमला बोला। सिंधिया ने विधानसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा प्रदेश के सभी संभागों में भारी बहुमत से जीतने का दावा करते हुए कहा कि आने वाली 3 तारीख को मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर मजाहिया अंदाज में तंज कसते हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी के शासनकाल में जहां राजनीतिक कार्यक्रमों की शुरुआत जय जय श्री राम के नारों से होती थी, वहां अब मौका और स्थान देखकर भगवान बुद्ध की जय जयकार के नारे केंद्रीय नेतृत्व के नेता लगवा रहे हैं। ऐसा ही कुछ अजीब नज़ारा गुरुवार 2 नवंबर को मध्य प्रदेश की सांची विधानसभा क्षेत्र के गौरतगंज में आयोजित चुनावी सभा में देखने को मिला। इस सभा को संबोधित करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सभा की शुरुआत में भगवान बुद्ध की जय जयकार लगवाए।
अमूमन इससे पहले बीजेपी की संभावनाओं में जय जय श्री राम के नारे सुनने को मिला करते थे, लेकिन अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट सांची में बौद्ध धर्म से जुड़े लोगों को साधने के लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह प्रयोग चर्चा का विषय बना हुआ है। सिंधिया गुरुवार को सांची विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी और प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। दूसरी खबर पर रुख करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। सीएम शिवराज से अमीर हैं बीजेपी प्रत्याशी सुदेश राय, जाने कितनी है दोनों की संपत्ति। मध्य प्रदेश में नॉमिनेशन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा दाखिल हलफनामे के मुताबिक उनकी अचल संपत्ति पिछली बार के मुकाबले इस बार कम हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में सबसे अमीर जनप्रतिनिधि विधायक सुदेश राय हैं। साल 2022-23 में विधायक सुदेश राय ने 2.5 करोड़ रुपए कमाए हैं, जबकि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने 2022-23 में 32 लाख रुपए की आमदनी दिखाई है। बुधनी विधानसभा से शिवराज सिंह चौहान ने अपना नामांकन जमा किया है, जबकि सुदेश राय ने सीहोर विधानसभा से अपना नामांकन दाखिल किया है। दोनों ही उम्मीदवारों द्वारा दिए गए शपथ पत्र के अनुसार सीएम शिवराज सिंह चौहान ने वर्ष 2022-23 की आय इनकम टैक्स रिटर्न में 32 लाख रुपये 62,573 रुपये बताई है, जबकि सीहोर विधायक सुदेश राय ने 2022-23 की आय 2,74,16,780 रुपये दर्शाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 2018 के चुनाव में अपनी कुल चल संपत्ति 43,20,274 रुपये बताई थी, जबकि वर्ष 2023 में बढ़कर 1,11,20,282 रुपये हो गई है। साल 2018 में उनके पास कैश राशि 45,000 रुपये थी, जो 2023 में बढ़कर 1,15,000 रुपये हो गई है। 2018 में उनके बैंक खाते में 20,26,874 रुपये जमा थे, लेकिन 2023 में बढ़कर 92,79,104 रुपये हो गए। 2018 में सीएम ने अचल संपत्ति, जमीन, बिल्डिंग सहित अन्य 2.83 करोड़ रुपये दर्शाई थी, जो साल 2023 में घटकर 2.10 करोड़ की रह गई है। कुल संपत्ति 2018 में 3.26 करोड़ थी, जो 2023 में घटकर 3.21 करोड़ की रह गई है। सीहोर जिले में सुदेश राय सबसे अमीर जनप्रतिनिधियों में शुमार हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में इनकम टैक्स रिटर्न में सुदेश राय ने कुल 76,09,990 रुपये बताई थी, लेकिन 2022-23 में सुदेश राय ने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी सालाना आय 2,74,16,780 रुपये बताई है। इधर इछावर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक और प्रत्याशी करण सिंह वर्मा की आय में भी इजाफा हुआ है। 2021-22 में अपनी आय 20,96,400 रुपये बताई थी, जबकि वर्ष 2022-23 में इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी आय 21,812,000 रुपये दिखाई है। दूसरी खबर पर प्रकाश डालने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चुनाव से पहले कांग्रेस ने आपको दिया झटका, 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने छोड़ी पार्टी। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने सीएम शिवराज सिंह के गृह जिले की चारों विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। वहीं अब पार्टी के कई नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल का दौर अब भी जारी है। अब तक कांग्रेस द्वारा बीजेपी में सेंध लगाई जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी में भी सेंध लगा दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले और पूर्व राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा की इछावर विधानसभा से आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष सहित 200 से अधिक आप कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ली है। बताते चलें कि इछावर विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेंद्र पटेल, सहकारी नेता अभय मेहता और देवेंद्र वर्मा के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र परिहार सहित 200 से अधिक आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के निवास पर अभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह द्वारा सभी आप कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई।
कांग्रेस की सदस्यता लेने वालों में आम आदमी पार्टी के सीहोर जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र परियार, ओबीसी प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष भीम सिंह चौहान, आर्या के ब्लॉक अध्यक्ष राधे श्याम जाटो और रघुनंदन भदौरिया ने पार्टी की सदस्यता ली है। इसके अलावा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष एहसान खान, ओबीसी प्रकोष्ठ के संयुक्त सचिव। देश प्रदेश की हर खबर से जुड़े रहने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।